आज क्या टॉपिक है? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी पे आने से पहले ये समझो कि साइबर सिक्योरिटी होती क्यों है। देखो, हर एक सिक्योरिटी होती है तब जब क्राइम होता है। कब होती है? जब क्राइम होता है। अब पहले हम देखेंगे साइबर क्राइम। अगर साइबर क्राइम आप लोगों को समझ आ गए, फिर हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, हर एक क्राइम के लिए ही सिक्योरिटी लगती है। समझ आ रही है? अब रोजमर्रा जो आज के हालात ऐसे हैं कि रोज बरोज लोग सोशल मीडिया के साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे लोग रोज बरोज अपने पोस्टर्स डालते हैं। और जो भी क्राइम, साइबर क्राइम वो क्राइम होते हैं, जो भी क्राइम किसकी वजह से होते हैं? कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। इसमें वेपन होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ देखते हैं कि साइबर क्राइम्स आज की कौन कौन से क्राइम क्या है। सबसे पहले हैकिंग का आजकल सबसे ज्यादा क्राइम चल रहा है। क्या है? हैकिंग। ठीक है, उसके बाद वायरस, फिर माल वायरस, फिशिंग ईमेल्स, डीप फेक, फेक कॉल्स। अगर गिनने में बैठे तो साइबर क्राइम्स बहुत ही ज्यादा हैं, बट फिलहाल इतने साइबर क्राइम्स जो हैं इनको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर हो रहा है आज के जमाने में। ये साइबर क्राइम्स हैं, दीज आर कॉल्ड साइबर क्राइम्स। यही हैं, ये हैं साइबर क्राइम्स। बहुत क्राइम है, लेकिन मैंने कुछ ही लिखे हैं, 87 लिखे हैं। तो जल्दी जल्दी पहले साइबर क्राइम्स को डिफाइन करते हैं कि ये क्राइम हमसे भी जाने अनजाने में होते हैं। हर एक इंसान से साइबर क्राइम हो सकता है। ठीक है, जाने या अनजाने में। तो ये साइबर क्राइम्स को पहले समझते हैं कि हम पहले वाकिफ होंगे कि साइबर क्राइम होते क्या है, फिर साइबर सिक्योरिटी की तरफ आएंगे। ठीक है, सबसे पहले होती है हैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या होता है? हैकिंग भी एक क्राइम है। हैकिंग पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। इथिकल हैकिंग भी होती है, अनइथिकल हैकिंग भी होती है। अनइथिकल हैकिंग। ठीक है, तो जो हैकिंग होती है इथिकल, उसका मतलब होता है वो सही हैकिंग है। जो अनइथिकल होती है उसका मतलब ये होता है कि ये हैकिंग ठीक नहीं है, इससे किसी को डैमेज होता है। अब हैकिंग क्या है? हैकिंग का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए एक हैकर जो होता है वो किसी भी दूसरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, उसका जो डाटा होता है उसको चुरा लेता है, उसकी प्राइवेसी को लीक कर देता है, फिर उसके बदले वो उससे बहुत ज्यादा पैसा डिमांड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने में एक क्राइम है चोरी। अगर आप लोग चोरी करते हो तो क्या होता है? पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है। तो ये भी एक चोरी है, बट ये कौन सी चोरी है? जो किसके जरिए की गई है? कंप्यूटर के जरिए की गई है। समझ आ रही है? ये होती है हैकिंग, यानी कि किसी के सिस्टम को हैक कर लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। उसके बाद आते हैं वायरस। अब वायरस का कंसेप्ट नाम सुनते ही डर लगता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस फैलता है यहाँ पर, ऐसे ये वायरस भी फैलता है। बट उस वायरस में और इस वायरस में बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि वो वायरस जो होता है वो ह्यूमन में लगता है, जो ये वायरस होता है ये कंप्यूटर में लगता है। अब ये वायरस कैसे होता है और ये क्या होता है? वायरस को पहले पूरा प्रोग्राम होता है जो कोड से बना होता है, और ये इतना खतरनाक प्रोग्राम होता है कि ये अगर किसी एक फोन में चला जाता है तो ये अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, खुद ब खुद कॉपीज बनाता है। जैसे हम कंप्यूटर में कंट्रोल-C की कमांड देते हैं कॉपी बनाने के लिए, सेम टू सेम यहाँ पर क्या करता है? ये खुद ब खुद कॉपीज बनाता रहता है, और दीमक की तरह, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ये पूरे सिस्टम में फैल जाता है, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये खुद की कॉपीज बना सकता है। तभी इसको बोलता है वायरस। कभी सुना है कि आप जब तक कंप्यूटर को कमांड ना दो कंट्रोल-C तो वो कॉपी नहीं करेगा? लेकिन वायरस एक ऐसी बला है कि ये खुद की कॉपीज खुद ब खुद करता रहता है जब तक कि सिस्टम में फैले ना। फॉर एग्जांपल आपके पास एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, और फोन में आपके पास वायरस चला गया। ठीक है, कहां से गया? शेयरइट के जरिए गया, या आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाया हुआ था, पेन ड्राइव वगैरह, उसके थ्रू चला गया, किसी एक फोल्डर में चला गया। तो आप सोचोगे चलो एक फोल्डर में गया तो गया, लेकिन इसमें इतनी कैपेबिलिटी है
कि ये एक ही टाइम में बहुत सारी कॉपीज खुद की बना लेता है, ऑटोमेटिक जनरेट करता रहता है और एक फोल्डर को लेके पूरी फोन को ही ब्लॉक कर देता है। ये होता है वायरस। अब इसी के साथ वाला दूसरा एक रिलेटेड टर्म है मालवायर। मालवायरसेस क्या होते हैं? ये भी एक तरह के वायरस होते हैं, बट ये कोड में नहीं होते हैं। वायरस एक प्रोग्राम होता है कोड्स में लिखा हुआ, लेकिन जो मालवायर है, जो मालवायरसेस होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम नहीं होता है। इसको आप खुद डाउनलोड करते हो इस सॉफ्टवेयर को, बट आपको पता नहीं होता है। अब देखो इसकी एक सिंपल एग्जांपल, अभी हमें आगे पढ़ना है वायरसेस एंड एंटी वायरसेस एंड एंटी माल वायरसेस। वहां पे मैं बता दूंगा इसका एक टाइप, फिलहाल आपको समझाने के लिए एक टाइप यहां पर भी बता देता हूं कि इसका एक खास टाइप होता है एडवेयर। क्या होता है? एडवेयर। मालवेयर का एक टाइप होता है एडवेयर। वो आप लोगों ने इतना यूज किया है, ये मैं बोल रहा हूं। क्यों? रोज बरोज फेसबुक पे आप जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, वहां पे आपको अचानक एक ऐड आ जाता है कि मैंने इतने पैसे कमाए, ये किया मैंने, वो किया। एक आसान सी एप्लीकेशन डाउनलोड की, वहां नीचे उस इंस्टॉल का बटन होता है। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हो, वही होती है एडवेयर। ये आपको ऐड दिखाता है। पहले क्या देता है लालच? आपको एड्स की लालच देता है। ये दूसरा वाला बैच। दूसरा क्या? ये पहले ऐड दिखाता है। क्या दिखाता है? ऐड। ऐड का मतलब होता है जैसे आप वीडियो प्ले कर रहे हो, सामने एक ऐड आता है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करते हो उस एप्लीकेशन को, तो समझो कि आपका फोन मालवेयर से पकड़ा गया। यानी कि अननोन, आपको पता नहीं था कि ये एप्लीकेशन कौन सी थी, बट वो एप्लीकेशन हैकर ने बनाई थी आपके फोन से डाटा चुराने के लिए। फिर देखो आप क्या करते हो, यहीं पे समझो। वहां पे जैसे ही आप मालवेयर ऐड एक देखते हो, नीचे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे क्लिक किया, इंस्टॉल होगी। उसमें एक आगे ऑप्शन आता है एलो। एलो का ऑप्शन होता है पिक्चर्स या फोन या बहुत कुछ। आप एलो करते रहते हो, एलो करते रहते हो हैकर के फायदे बेनिफिट के लिए। वो सोचता रहता है चलो कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। जैसे ही आप सारा फिनिश करते हो ना, तो हैकर को सारी इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच जाती है। किसके जरिए? एडवेयर के जरिए। ये भी एक छोटा सा पार्ट है किसका? मालवेयर का। मालवेयर वो वायरस होते हैं जो एप्लीकेशन की सूरत में आते हैं आपकी फोन में। किसकी सूरत में आते हैं? और वायरस जो किसके जरिए आते हैं? कोड के जरिए आते हैं। एक प्रोग्राम लिखा होता है कोड्स में, वो होता है वायरस। और मालवेयर होता है एक एप्लीकेशन कोई भी आप इंस्टॉल कर देते हो। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो आगे जाके देखेंगे। अब फिशिंग ईमेल्स क्या है, जरा कोई बताएगा? ईमेल सबका अकाउंट है, वहां पे देखना रोज बरोज मैसेज आती है आप लोगों को कि आपने लॉटरी जीत ली, आपकी सिलेक्शन फलानी जगह हो गई है बड़ी कंपनी में, सैलरी पैकेज स्मार्ट सैलरी है, कितने की? 2-3 लाख की, इतना टर्नओवर होगा। तो आप लालच में आ जाते हो। उनका मेन मुद्दा क्या होता है कि बेरोजगार जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो ऐसी मैसेज को ज्यादा देखते हैं, तो वो वहां पे एक लिंक भी साथ देते हैं। उस लिंक पे क्लिक करो, आपका सारा डाटा उनके पास चला जाता है। तो वो होता है फिशिंग ईमेल्स। ये भी एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है आजकल। तो आपके पास अगर ईमेल है, सब लोग यूज करते हैं, तो पहले ये समझो कि ये आपके पास ईमेल्स आती क्या। इनको कैसे पता है आपका नाम रमीज है या आपका नाम साकिब है? कैसे पता चलता है? कभी सोचा है? वहां पे लिखा होता है डियर साकिब, कैसे पता चला है? ये आपको पर्सनली जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, बट उनके पास आपका डाटा किसी न किसी तरीके से पहुंचा होता है। और फिशिंग ईमेल्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम आजकल नेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए चल रहा है। ठीक है, फिशिंग ईमेल्स के जरिए वो आपको लालच देते हैं, एक लिंक पे क्लिक करवाते हैं, जैसा क्लिक किया तो समझो आपका सारा डेटा उनके पास चला गया। फिर वो आप उस डेटा को लेकर आपसे कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। आप अपनी इज्जत बचाने की खातिर कुछ भी करोगे। ईमेल आईडी ही ऐसी होती है जिसके जरिए पूरी फोन चलती है। ठीक है, पहले आप नई फोन लेते हो तो पहले क्या करते हो? ईमेल आईडी की वजह से ही बाकी अकाउंट्स बनते हैं। तो जब यही हैक होगी तो आपकी प्राइवेसी कहाँ रहेगी फिर? उसके बाद होता है डीप फेक। डीप फेक इसी का एक और पार्ट होता है डीप फेक पॉर्न, यानी कि फाशी एक इंडस्ट्री है। उसमें अगर किसी बंदे का फेस जो होता है, फेस लगा दिया जाता है,
तो मतलब कि उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया जाता है, होता वो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा फेक बना दिया जाता है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब कहीं जा रहे हैं या पाकिस्तान के साथ हमारी मतलब अच्छी बनती नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, उसकी पुरानी कोई फोटो ले लो और साथ में मोदी साहब की फोटो ले लो, किसी जगह समझौता करते हुए दिखा रहे हैं, तो दुनिया में एक वबाल आ जाता है कि अगर इनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं है तो ये कैसे एक दूसरे को इस तरह से मिल रहे हैं। तो किससे बनाया जाता है? सोशल मीडिया के जरिए, एआई टूल्स के जरिए बनाया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा डीप फेक है, ठीक है। तो ये भी एक क्राइम है, किसी की प्राइवेसी को लीक करना ये भी एक बहुत बड़ी क्राइम होती है, ठीक है। उसके बाद आता है फेक कॉल्स। फेक कॉल्स तो आपको पता है, ये रोज बरोज आप कॉल अटेंड करते हो, आपने लॉटरी जीत ली है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक कॉल, ये मैं अपने साथ हुई घटना बोल रहा हूँ, एक फेक कॉल अटेंड की और बोला कि आपने 25 लाख की लॉटरी जीत ली है और आपको पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी। मैंने कहा ठीक है, होगी डॉक्यूमेंटेशन, कर लो मेरी डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या मांगा, बोला कि आप क्या करो, हमें 25,000 रुपये दे दो, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसके बाद आपको अकाउंट में 25 लाख रुपए आएंगे। अब मुझे पता था ये, मैंने उसको बोला कि जितना मेरे पास आपके पास मेरा अमाउंट है 25 लाख, उसी में से 25,000 रुपये उठा के डाल दो, ठीक है। जब उसने बोला नहीं सर ये उठा नहीं सकते, मैंने कहा देने वाले आप हो, लेने वाला मैं हूं, मेरी चीज है, 25 लाख मेरे हैं, अब 25,000 रुपये मैं ही दे रहा हूं, लगा दो। तो वो भी क्या है, जब उसको पता चला कि ये मेरे काबू में नहीं आने वाला है तो उसने कॉल ही करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इस चीज का अवेयर था। अगर आप उसको आधार कार्ड सेंड कर दो, पैन कार्ड सेंड कर दो, वो तो पहले यही मांगते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो आधार और पैन दो एक ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बैंक अकाउंट के साथ एक कोई भी मिल जाता है ना, तो आपका डेटा, आपका पैसा खत्म। समझ आ रही है? फेक कॉल्स की लालच देते हैं, आपकी जॉब लग गई, आप इतना डालो, आपको हम, बहुत सारे लोग नेट पे जाकर ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं, किसमें, एक्सेल में या किसी और सॉफ्टवेयर में काम ढूंढते हैं। तो अब बहुत सारे हैकर इनकी ताक में बैठे रहते हैं कि ये लोग सर्च क्या करते हैं। जैसे कंप्यूटर की कैश मेमोरी होती है, जिसको पता होता है कि यूजर की सर्च क्या है, तो ऐसे इनको भी पता चल जाता है कि ये बंदा बिल्कुल 24 घंटे क्या ढूंढता रहता है, जॉब। तो फेक कॉल आपको क्या आती है कि आप अगर काम करना चाहते हो, इतना डॉलर आपको मिलेगा, इतना आएगा, आप ऐसा कीजिए, डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, तो आपके अकाउंट को हैक कर दिया जाता है, आपका पैसा ले लिया जाता है। ये होता है फेक कॉल्स। उसके बाद आता है फ्रॉड। सोशल मीडिया के जरिए, कंप्यूटर के जरिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो फ्रॉड काम आप कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो, मगर वो इलीगली पैसा होता है, वो कोई सही पैसा नहीं होता है, वो क्राइम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉड काम में क्या चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा किसी की स्टैंप बना के दे दो, अब उस बेचारे ने स्टैंप तो अपनी डाली नहीं है, तो आप स्टैंप बना के भी दे सकते हो। ये क्या किया आपने, फ्रॉड काम किया, क्योंकि विदाउट द परमिशन, है ना, किसी भी आदमी की परमिशन के बिना आप उसका क्या करके दे देते हो, स्टैंप वगैरह बना के दे देते हो। तो ये किस में आता है, फ्रॉड काम्स में आता है, और ये भी एक साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम की अगर लिस्ट उठा के देखें ना तो बहुत बड़ी है। टोटल लिस्ट क्या थी साइबर क्राइम्स की। अब इन्हीं क्राइम को रोकने के लिए एक खास सिक्योरिटी होती है जिसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है, पहले ये वर्ड साइबर जो होता है ना, ये किससे निकला है, ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है साइबर, ठीक है। साइबर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर। पहले हम साइबर को देख रहे हैं, सिक्योरिटी को नहीं देख रहे हैं। क्या है, एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर। इसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया, ये समझो, बी बॉब थॉमस ने दिया सबसे पहले इसका कंसेप्ट, ठीक है। इसका कंसेप्ट सबसे पहले बॉब थॉमस ने दिया था। क्या कंसेप्ट था, साइबर सिक्योरिटी। कब दिया था, एटलीस्ट 1970 की दहाई में, ठीक है। 70s में ये कंसेप्ट आया था सबसे पहले। अब ये कंसेप्ट क्यों आया और कैसे आया, इसके पीछे भी एक छोटा सा एक लॉजिक है। देखो,
सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कि इसका कंसेप्ट किसने दिया, तो आप समझ जाओगे कि बॉब थॉमस ने दिया है, 1970s में दिया है, ठीक है। और साइबर क्या होती है, वो साइबर का मतलब होता है वो चीज जो किसके साथ डील करती है, कंप्यूटर के साथ डील करती है। ये साइबर वर्ड कहां से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है। क्लियर। अब आप बोलोगे सबसे पहला साइबर अटैक कब हुआ था, जब आंखें सबकी खुल गई। पहले आंखें खुलती नहीं है जब तक कि कोई झटका ना लगे, जब तक कि कोई मसला ना हो। तो सबसे पहला मसला क्या हुआ था, सबसे पहला मसला हुआ था, अगर हम बात करते हैं साइबर अटैक का मसला तो 1988 में पहला हुआ है, लेकिन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट की इन्वेंशन 1970 के बाद हुई थी। ये हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया है, आरपा नेट कैसे बनी थी, 1970 के बाद हुई है। लेकिन उससे पहले ही एक अटैक हुआ था, तब हमारे पास क्या हुआ था, टेलीग्राफ सिस्टम हुआ करता था। टेलीग्राफ सिस्टम, और टेलीग्राफ सिस्टम कैसे चलता था, मोर्स कोड पे चलता था। अगर किसी ने मोर्स कोड की क्लास अटेंड की है मेरी, तो समझ जाएगा मोर्स कोड क्या होता था। पहले जमाने में टेलीफोन वगैरह का सिस्टम नहीं था, टेलीग्राफ था, और टेलीग्राफ में हम मोर्स कोड के जरिए समझाते थे। मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जो था, फाइनेंशियल मार्केट ऑफ फ्रांस, फाइनेंशियल मार्केट ऑफ फ्रांस का जो फाइनेंशियल मार्केट था, उसको पूरे का पूरा अटैक कर लिया था। ये कब किया था, 1834 में, जब अभी इंटरनेट का कोई भी कंसेप्ट नहीं था टोटल। तब इन्होंने क्या कर लिया था, फाइनेंशियल मार्केट को ही हैक कर लिया था। क्या था, टेलीग्राफ सिस्टम। क्या था, टेलीग्राफ सिस्टम। पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया, पूरे का पूरा डाटा, जितना भी फाइनेंशियल मार्केट का डाटा था, सबका सब डेटा चुरा लिया था। कब की बात है ये, 1834 की बात है। सबसे पहला साइबर अटैक था ये। क्या था, सबसे पहला साइबर अटैक था ये, बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेट जब आई, उसके बाद कौन सा बड़ा साइबर अटैक हुआ, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहला साइबर अटैक कौन सा था, अगर किसी ने पढ़ा होगा 1988 का मॉरिस वॉर्म। क्या था, 1988 में एक बहुत बड़ा वायरस अटैक हुआ था, जिसका नाम था मॉरिस वॉर्म, WORM, मॉरिस वॉर्म। कब हुआ था, 1988 में, ठीक है। समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये तो वर्ल्ड में था। इंडिया में सबसे पहला अटैक साइबर कौन सा हुआ था, इंडिया की बात करते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे पहला साइबर अटैक है। क्या है, वर्ल्ड का। लेकिन इंडिया का सबसे पहला साइबर अटैक जो है ना, वो हुआ था याहू वर्सेस आकाश अरोरा। कि किसी ने ये कहानी सुनी होगी तो उसको समझ आ जाएगी कि ये कौन सा अटैक था, ठीक है। ये 1999, पहले तो 92 से शुरू हुआ था, 99 तक ये मसला चलता रहा, न्यूज में बहुत ज्यादा था, ये कोर्ट तक ये मसला पहुंचा था। ये मतलब इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहला बड़ा क्राइम है। इतने समझ आ गई। अब हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है। पहले तो आपने समझे साइबर क्राइम क्या है, फिर आपने पढ़ी हिस्ट्री कि कब से साइबर क्राइम स्टार्ट हुए और बड़े कौन से क्राइम थे वर्ल्ड के, बिफोर द इंटरनेट, आफ्टर द इंटरनेट, और इंडिया का सबसे बड़ा क्राइम सिक्योरिटी। लिख लो ये क्या था, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ डिफेंडिंग computers mobile phones, servers and electronic systems from malicious attack. Malicious attack,
समझ आ गई? लिखा सबने? साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, सर्वर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स फ्रॉम मैलिशियस अटैक। लिखा सबने? अब देखो, साइबर का तो पता ही है कि साइबर वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। क्राइम का मतलब होता है जुर्म, वो जुर्म जो किसके जरिए किया गया हो, बंदूक के जरिए, फिर कंप्यूटर के जरिए कोई जुर्म किया गया हो, सोशल मीडिया का यूज करके कोई जुर्म किया गया, कोई जुर्म किया गया हो, उस जुर्म को क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। समझ आ रही है ना? क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है? अब मतलब साइबर क्राइम तो समझ आ गई कि वो क्राइम जो कंप्यूटर के जरिए हम करते हैं, ठीक है, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंप्यूटर के जरिए। उस वक्त उसकी सिक्योरिटी के लिए, ऐसे क्राइम्स से बचने के लिए रोज बरोज क्या करते हैं? हम साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस ऐसे क्राइम से बच जाएं। जब चोरी वगैरह कोई करता है या कुछ ऐसा वैसा होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? पुलिस की हेल्प लेते हैं। लेकिन यहां पर हम किसकी लेते हैं? साइबर सिक्योरिटी की हेल्प लेते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर्स को डिफेंड करते हैं। डिफेंड का मतलब होता है इनके खिलाफ लड़ना। ये जो साइबर क्राइम्स है, इनके खिलाफ लड़ना, इनको कंट्रोल करना, इनको जड़ से खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड डिफेंडिंग। डिफेंड करते हैं हम कंप्यूटर्स का, ऐसी प्रोसेस है। मोबाइल फोन्स का इस प्रोसेस के जरिए हम डिफेंड करते हैं कि हमारे मोबाइल फोन को कोई वायरस ना लगे, हमारे मोबाइल फोन को कोई अटैक। उसके बाद होता है सर्वर्स। सर्वर्स क्या चीज होती है? यहाँ पे जाके सारे का सारा डेटा सेव होता है, सर्वर पर ही डेटा सेव होता है। तो अगर सर्वर आपका महफूज है ना, तो समझो कि आपका सब कुछ महफूज है। तो सर्वर को भी बचाया जाता है इस प्रोसेस के जरिए। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लाइक एटीएम है वगैरह है, ऐसे यहाँ पर भी हम साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? करने के लिए दो मेथड आपके सिलेबस में है, एंटी वायरसेस एंड माल वायरसेस, वही पढ़ते हैं, ठीक है। ये कौन सी सिक्योरिटी है? टू प्रोटेक्ट। वेरी गुड। साइबर क्राइम क्या होता है? बोलो। हाँ, जोर से बोलो, क्या है? कोई भी क्राइम जो, वेरी गुड, सोशल मीडिया के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम्स। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है? यानी कि इन्हीं क्राइम्स को रोकने के लिए एक खास सिक्योरिटी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी। अब करने वाले को क्या बोलेंगे? अनइथिकल हैकर होते हैं। अनइथिकल हैकर ये वो लोग होते हैं जो ऐसे क्राइम करते हैं, जो ऐसे क्राइम, और जो इनको रोकते हैं उनको क्या बोलते हैं? इथिकल हैकर्स। इथिकल हैकर्स जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, रूल्स के मुताबिक काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं इथिकल हैकर्स। ये बहुत अच्छे होते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। आप किसी बंदे को पूछो आप जॉब करते, बोलो हाँ किस में करता है? साइबर सिक्योरिटी में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट की जॉब साइबर सिक्योरिटी में। समझो बहुत अच्छा बंदा है, हैकिंग जानता है और हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। आर्मी वगैरह हमारी प्रोटेक्शन बॉर्डर पे करती है, और ये लोग हमारी प्रोटेक्शन थ्रू कंप्यूटर्स करते हैं। समझ आ रही है ना? कंप्यूटर के जरिए करते हैं। अब ये किनके खिलाफ बेचारे लड़ रहे होते हैं? आर्मी लड़ती है दूसरे मुल्क के खिलाफ, और ये लड़ते हैं अनइथिकल हैकर्स के खिलाफ, जो ऐसी हरकतें करते हैं। हम में से, आप में से भी कोई ऐसा अनइथिकल हैकर हो सकता है। समझे? इनका कोई चेहरा होता ना, इनका किसी को पता होता है। बस आप हैकिंग की नॉलेज जान लो, आप बस साइबर क्राइम जो होते हैं, साइबर सिक्योरिटी, इसकी नॉलेज जान लो, तो आप कर सकते हो। लाइक जावा है, पाइथन है, PHP है, SQL है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर ये आपको आ जाती हैं, दैट मीन्स कि यू कैन इजीली डू साइबर क्राइम्स। और इन्हीं क्राइम्स को रोकने के लिए हमारे पास होते हैं इथिकल हैकर्स। एक होता है यहाँ पे एंटी वायरस, एंटी, दूसरा क्या होता है? माल वायरस। मतलब बहुत सारे क्राइम जो होते हैं उनको रोकने के लिए आपको क्या पता, आपके पास ये कंप्यूटर आपका अपना है, आपको क्या पता इसमें वायरस है? आपको कोई वॉच कर रहा है,
आप सर्वेलेंस पे हो, आपका फोन सर्वेलेंस पे होता है, ये पता है। आपके पास जो डिवाइस होता है ना आपके जेब में, ये भी कभी कभार सर्वेलेंस पे होता है। जिस किसी पे पुलिस को शक होती है, साइबर सिक्योरिटी को शक होता है कि ये किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है, फॉर एग्जांपल मुझे इस बंदे पे डाउट हो रहा है कि किसी टेररिस्ट को क्या दे रहा है, पनाह दे रहा है, तो मैं इसकी फोन को सर्वेलेंस पे डाल देता हूँ। सर्वेलेंस का मतलब ये हुआ कि इसको जो भी कॉल आएगी मैं घर में बैठा सुन सकता हूँ, ये किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है मैं ये भी सुन सकता हूँ। समझ आ रही है? अब इस बेचारे को कैसे पता चलेगा कि मेरा फोन सर्वेलेंस पे है, या इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा फोन दिन ब दिन खुद ब खुद स्विच ऑफ हो रहा है, या खुद ब कुछ ना कुछ फोन के साथ गड़बड़ हो रहा है। अब इसको डाउट आ गया कि मेरी फोन में वायरस आ गया है, या मेरी फोन पे वायरस अटैक है या मालवेयर अटैक है, बट इसको पता कैसे चलेगा और ये किस तरह से उसको प्रोटेक्ट, उसी के लिए होता है एंटीवायरस। जब वायरस आता है, जब कोई बीमारी आती है, उसका एंटीडोट बनता है। क्या बनता है? एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब ये होता है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई दवा बनती है। ठीक है, समझ आ रही है? अब आपके पास एक बीमारी आ गई थी, वायरस, कोरोना वायरस हाल में बहुत ज्यादा फैला, एक बीमारी आ गई थी, फिर उसका क्या बना दिया? एंटीडोट, यानी कि एंटी वायरस बना दिया, उसके खिलाफ लड़ने वाला। ठीक है, वायरस बोल रहा है मैं आ रहा हूं, एंटीवायरस बोल रहा है चल बेटा आ जा, मैं सामने खड़ा हूं, यानी कि ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस जो होता है ये लड़ता है वायरस के खिलाफ। एंटी मालवेयर जो होता है ये लड़ता है किसके खिलाफ? मालवेयर के खिलाफ। समझ आ गई? अब दोनों में थोड़ा सा फर्क देखेंगे। फर्क तो वैसे मैंने पहले बता दिया कि वायरस क्या होता है, और अब मालवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वायरस के इतने नहीं है जितने कि मालवेयर के हैं। मालवेयर में सबसे पहले आप समझ लो एडवेयर, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स नाम सुना होगा, स्पाईवेयर, और रैंसमवेयर एक और होता है रैंसमवेयर। ये इसके अंदर टाइप्स हैं, ये मैं आपको कैटेगरी बना के दिखा रहा हूं। समझ आ रही है? बहुत सारे टाइप्स होते हैं किसके? टाइप्स ऑफ मालवेयर। ये क्या है? टाइप्स ऑफ मालवेयर। सबसे पहला होता है एडवेयर। अब ये कौन सा वायरस है, ये कौन सा मालवेयर है? ये वो मालवेयर है जिसको आप खुद ब खुद इंस्टॉल करते हैं। पहले तो इन दोनों में फर्क ये होता है कि ये कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है एंटीवायरस जो कोड्स में लिखा जाता है, और इसमें ये शक्ति होती है कि ये अपनी कॉपीज खुद बनाता रहता है और बहुत ही जल्दी दीमक की तरह एक सिस्टम को क्रैश कर देता है। मालवेयर कोड्स में नहीं होता है, ये बात समझना, दोनों में फर्क यही है। इस नाम अलग क्यों दिया? क्योंकि एक तो प्रोग्राम है कोड्स का, और दूसरा क्या है? दूसरी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब सबसे पहला होता है एडवेयर। एडवेयर इसका एक टाइप है। अगर आपको पता चले कि आपकी फोन में एडवेयर मालवेयर आ गया है, कौन सा? एडवेयर। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आप क्या कर रहे थे, आप कुछ नेट वगैरह देख रहे थे, अचानक आपने एड को देखकर किसी ऐप को इंस्टॉल कर दिया, और उस ऐप के जरिए आपको हैकर ने पकड़ लिया है। आपका डेटा, आपका फोटोज, कोई भी प्राइवेसी बाकी नहीं रही। समझ आ रही है? ये होता है एडवेयर। दूसरा होता है ट्रोजन हॉर्स। ये सबसे खतरनाक होता है। ट्रोजन हॉर्स से भी डेंजर होता है स्पाईवेयर। मगर ट्रोजन की पहले बात करते हैं कि ये क्या होता है। आप एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड करते हो, साथ में उसके साथ एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती है, वहां उसका आप यूज करते हो, और उसी के जरिए ट्रोजन हॉर्स वायरस आपके फोन में आ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है? आपके फोन को अटैक करने की कोशिश करता है। इसमें इतनी शक्ति है कि ये आपके पासवर्ड को छीन सकता है। पासवर्ड जो लिखते हो ना, आप फोन को ऑन करते हो पासवर्ड, या किसी एप्लीकेशन पे पासवर्ड डालते हो, वो भी ये पकड़ सकता है। कौन सा वाला? ट्रोजन हॉर्स। समझ आ रही है? उसके बाद आता है स्पाईवेयर। वन ऑफ द मोस्ट डेंजर, सबसे डेंजर स्पाईवेयर है। इसराइल नाम सुना है? क्या है ये? क्या है? एक कंट्री है। जोर से बोलो, क्या है? एक कंट्री है जो दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा ज्यूज लोग रहते हैं। ज्यूज का मतलब होती है यहूदी लोग जो रहते हैं। ये उनकी एक सबसे खतरनाक और पावरफुल कंट्री है। यहाँ पे इस कंट्री में जब बच्चा पैदा होता है ना,
थोड़ा बड़ा होता है, हर एक को मैंडेटरी रूल है कि आर्मी की ट्रेनिंग लेनी ही लेनी। कैसी खतरनाक कंट्री होगी डिफेंडिंग के लिए। लास्ट टाइम गाजा अटैक हुआ, सुना होगा सबने, मिसाइल के लिए इन्होंने ऐसे रिडार बनाए थे ना कि इन पे मिसाइल भी अटैक नहीं कर सकती थी। ये बहुत खतरनाक और पावरफुल कंट्री बनती जा रही है वर्ल्ड में आज, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हर हिसाब से बहुत आगे। लास्ट टाइम इन्होंने एक स्पाईवेयर बनाया। क्या बनाया? अगर किसी को याद होगा, उस स्पाईवेयर की वजह से दुनिया में बहुत बड़ा कोहराम आया था। कोहराम आने का मतलब कि हर एक कंट्री तंग थी इसराइल को लेके। उसका नाम था पैगासस स्पाईवेयर। पैगासस स्पाईवेयर। पैगासस बोलते हैं हवा में उड़ने वाले घोड़े को। किसको बोलते हैं? हवा में उड़ने वाले, क्या बोलते हैं? पैगासस। ठीक है। स्पाईवेयर यानी कि ये एक वायरस है इन्होंने बनाया। देखो, इसका स्पाईवेयर का इस्तेमाल हम अच्छाई के लिए भी कर सकते हैं और बुराई के लिए भी कर सकते हैं। अब इन्होंने ये क्यों बनाया था? पैगासस स्पाईवेयर क्यों बनाया था इसराइल ने? पैगासस स्पाईवेयर इसकी वजह से इसराइल चाहता तो पूरी दुनिया को अपने हाथ में पकड़ सकता था। ये कैसा स्पाईवेयर होता है? देखो, सबसे पहले स्पाईवेयर समझो कि स्पाईवेयर होता क्या है। स्पाईवेयर जैसे ही आपके फोन में आ जाता है ना, तो आपकी जासूसी करना स्टार्ट कर देता है। अब इसराइल के खिलाफ जब पूरी दुनिया होगी कि पैगासस स्पाईवेयर क्या बना दिया। इंडिया का राहुल गांधी नाम सुना है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी साहब मुलव्वस थे, किसी को कॉल कर रहे थे स्पाईवेयर में, इसका डाटा इसराइल के पास पहुंच गया। अब इसराइल चाहता तो राहुल गांधी को भी ब्लैकमेल कर सकता था, लेकिन मतलब उसने हर एक मुल्क के बड़े बड़े पीएम को, ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट किया हुआ था इसराइल ने। कोई मुल्क छोटा नहीं था। इवन कि नॉर्थ कोरिया सबसे टफ है रूल्स के हिसाब से। नॉर्थ कोरिया के भी पीएम बड़े बड़े मुलव्वस थे, क्योंकि उन्होंने जासूसी लगा रखी थी। इजी आम लोगों के नंबर तो मिलते नहीं है, बड़े बड़े लोगों के तो पता होते हैं कॉन्टैक्ट। बस स्पाईवेयर का काम ये फैलता कैसे है ये समझो। सीधी आपके नंबर पे एक कॉल आएगी, जंप कॉल, और वो कॉल खत्म। आप देखोगे नंबर क्या है, नंबर का पता भी नहीं चलेगा। व्हाट्सएप कॉल आई, नंबर का व्हाट्सएप पे भी पता नहीं चलेगा। कॉल खुद ब खुद एंडेड हो जाएगी। समझो कि यू आर अंडर स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब ही होता है जासूस। तो ये क्या करता है? जासूसी करता है। एक बार आपके फोन को स्पाईवेयर आ गया ना, तो समझो फिर आपको कोई स्पाईवेयर को कोई रोक नहीं सकेगा। क्यों नहीं रोक सकेगा? क्योंकि आपके फोटोज है गैलरी में, ये खुद ब खुद लेके चला जाएगा। वॉइस रिकॉर्डिंग है खुद ब खुद, किसी को ईमेल वगैरह भेज रहे हो, मतलब पूरी फोन पे किसका कंट्रोल हो जाएगा? स्पाईवेयर का हो जाएगा। स्पाईवेयर को लेके बहुत सारे मुल्क इसलिए टेंशन में थे कि पॉलिटिशियन बड़े बड़े इसमें मुलव्वस थे। अगर ऐसी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे लीक हो जाए ना, तो दुनिया के सामने इतने बड़े पॉलिटिशियंस की कोई भी रेपुटेशन रहेगी नहीं। किसके जरिए कर रहे थे? पैगासस स्पाईवेयर के जरिए। इसके दो मेथड होते हैं। एक तो जंप कॉल आ जाती है आपके फोन पे, एक क्या होता है, एक लिंक भेज देते हैं आपको कोई भी, उसके नीचे वो लिंक जो होती है ना, पहले ऊपर लालच कुछ दी होती है, वो तो हमेशा इनका काम होता है। नीचे एक क्या होती है? लिंक। जैसे ही लिंक पे क्लिक करो, आपका सारा डेटा खत्म। मतलब आपका फोन पूरा उनके कंट्रोल में चला जाता है। फिर वो चाहें आपसे किसी का मर्डर भी करवा सकते हैं। करूंगा ऐसी फोटो जो ये किसी को दिखाना नहीं चाहता, मैं इसको बोलूंगा ये मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, मुझे 5 लाख दे दो। ये बेचारा इज्जत की खातिर तो मजबूर है, ये तो करेगा ऐसा। अब ये भी मैं इसको अपने साथ साथ इसको भी मैं क्रिमिनल बना रहा हूँ। पहले तो मैं था ही, मैंने इसको स्पाईवेयर के जरिए पकड़ लिया, जासूसी कर ली, लेकिन अब ये कैसे क्रिमिनल बना कि जो इससे मैं डिमांड कर रहा हूँ 5 लाख रुपए, ये बेचारे के पास है ही नहीं पैसे। ये क्या करेगा? या तो किसी का मर्डर करेगा, सुपारी लेगा, जमीन बेचेगा, चोरी करेगा, ऐसे ऐसे बुरे काम करेगा। यानी कि मेरे साथ इनडायरेक्टली ही, मगर ये भी मुलव्वस हो गया। और स्पाईवेयर बहुत ही टफ रहता है। को पकड़ा गया यूएनओ में ना कि आपने ऐसा काम क्यों किया, तो उन्होंने ये बोला कि ये हम आम लोगों को देते नहीं हैं, ये किसी खास इंसान के लिए होता है। और 10 करोड़ की 1 करोड़, इसमें मुझे पूरा याद नहीं है, 1 करोड़ या 10 करोड़ इसकी कीमत होती है स्पाईवेयर की। मगर कौन सा? पैगासस स्पाईवेयर। इसका नाम था पैगासस स्पाईवेयर। इसराइल ने बनाया था। तो ये बोल रहे थे हमने, अच्छा यूएनओ में जब इनको पकड़ा तब इनका आंसर पॉजिटिव था। पॉजिटिव क्या था कि इन्होंने कहा कि गाजा हम पे अटैक कर रहा है, बाकी कंट्रीज हमारे खिलाफ हैं, तो हमने ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया। क्यों?
क्योंकि हम उनकी फ़ोन में स्पाईवेयर डाल देते हैं और हम सुनते हैं कि वो हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहनो था, उनका कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। इन्होंने बोला हम टेररिज्म को जीरो लेवल पे खत्म करना चाहते थे, इसलिए हमने पेगासस स्पाईवेयर बनाया था। ये होता है स्पाईवेयर का काम, ठीक है। ये भी किस कैटेगरी में आता है? मालवेयर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक और मालवेयर होता है जो क्या करता है, अगर आपकी फोन में आ जाता है ना, तो ये थोड़ा सा कुछ कठिन सा है। क्यों? क्योंकि जब ये आपकी फोन में आता है, ये सबसे पहले वाच करता है आपके पासवर्ड, उसके बाद आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, मतलब आपके कंट्रोल से ले लेता है अपने कंट्रोल में। आपको पता ही नहीं होता है, खुद ब खुद आपका सिस्टम चल रहा होता है। जैसे हम किसी को एक्सेस देते हैं ना, वो हमारे सिस्टम को चलाता है, ऐसे ये खुद ब खुद पासवर्ड को, पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है। कौन सा वाला? रैंसम। ऐसा कमाते हैं कौन? अनइथिकल लोग, ठीक है। ये होता है वो। अब इन दोनों के खिलाफ हमने क्या यूज किया है? इन दोनों से बचने के लिए एंटी मालवेयर और एंटी वायरसेस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारी फोन में पता ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या यूज करें? जिसके पास लैपटॉप होगा वो तो मजबूर होगा। आज के टॉपिक के बाद वो सोचेगा यार मेरे पास पता नहीं लैपटॉप को लगा है या माल वायरस लगा है, तो मैं क्या यूज करूं? एंटीवायरस यूज करूं या एंटी माल वायरस? क्या यूज करूं प्रोटेक्शन के लिए? तो देखो, पुराने जमाने की जो मतलब ट्रेडिशनल वायरस वगैरह थे, कुछ छोटे मोटे वायरस, अगर वो हैं आपके पास तो आप यूज करो एंटी वायरस। अगर आपके पास टेम्परेरी वायरसेस हैं, मतलब छोटे मोटे वायरस हैं, उस वक्त आप क्या यूज करोगे? एंटीवायरस। अगर आपको हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए? हाई लेवल सिक्योरिटी। अगर आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, तब आप क्या यूज करोगे? मालवेयर। क्या यूज करोगे? मालवेयर, एंटी मालवेयर, ठीक है। एंटी मालवेयर तभी यूज करते हो जब आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए। तब आपको क्या पता आपकी फोन में इतनी एप्स इंस्टॉल हैं, उनमें से कौन सी क्या है? मालवेयर है, मत पता है। तो आप अपने फोन में, अपने लैपटॉप में दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि मुझे पता नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है, मुझे ये पता नहीं है कि उसमें वायरस है या माल वायरस है, तो तब मैं क्या यूज करूं? तक हो गया ना कि हो सकता है दोनों हो या तो एक ही हो, तब क्या यूज करोगे? देखो, अगर आपको छोटी मोटी सिक्योरिटी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं, तब आप एंटीवायरस का यूज करोगे। जब आपको लगता है कि नहीं शायद मेरा लैपटॉप ज्यादा इफेक्टेड है, तो एंटी मालवेयर यूज करोगे। अब सवाल पैदा होता है क्या हम दोनों यूज कर सकते हैं? यस, दोनों यूज कर सकते हैं, बट एक कंडीशन पे। आप अपनी लैपटॉप में दोनों इंस्टॉल कर सकते हो, ये मिलते हैं, पैसे से मिलते हैं, पैसा लगाओ, एंटीवायरस भी ले आओ और एंटी मालवेयर भी ले आओ, दोनों लगा दो। मगर शर्त यह है कि दोनों का आपस में कभी मिलाप ना हो जाए। अगर मिलाप हो गया ना, तो आप वो छोटा मोटा जो लैपटॉप है उससे भी हाथ धो बैठोगे। समझ आ रही है? क्योंकि ये मालवेयर के खिलाफ लड़ रहा है, ये वायरस के खिलाफ। अब जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे ना, तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ये याद रखना कि ये अलग होना चाहिए, ये अलग। समझ आ गई? अब एंटीवायरस क्या बला होती है? एक एंटीडोट होता है, ये किसके खिलाफ लड़ता है? वायरस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है रमीज? CIA ट्रेड। यही है CIA ट्रेड। CIA ट्रेड, इसको हम बोलते हैं, CIA ट्रेड भी बोल सकते हैं और इसको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। और ये CIA ट्रेड क्या होता है, पहले ये समझो छोटा सा। देखो, कोई भी चीज आप यूज करते हो ना, आप पहले गारंटी पूछते हो, यही पूछते हो ना। आप एडमिशन करने के लिए किसी जगह जाते हो, कंप्यूटर सेंटर पे, पहले पूछते हो सर ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ये प्राइवेट चला रहे हो या गवर्नमेंट के थ्रू चला रहे हो। गारंटी का पूछते हो ना कि क्या गारंटी है फ्यूचर। यहां पर इंटरनेट बोलती है आपको बेटा आप मुझे यूज करो, इंटरनेट बोलती है आपको कि मुझे यूज करो। मैं आपको 3 गारंटी देती हूं। कितनी देती हूं? पहला क्या होता है? कॉन्फिडेंशियली, सी लिखो क्या होता है। दूसरा क्या होता है? इंटीग्रिटी, वेरी गुड, ये किसने बोला। और तीसरा क्या होता है? अवेलेबिलिटी।
क्या होता है? अवेलेबिलिटी। अब तीनों में फर्क क्या होता है? ये गारंटी क्या है? मतलब जो इंटरनेट आपको गारंटी देती है कि मुझे यूज करो, मैं आपको 3 तरह की गारंटी देती हूं। अब शायद मैंने जो ये छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है, इससे आप समझ गए हो कि गारंटी क्या है। देखो, सबसे पहले क्या बोलती है, अब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, अभी तक मैंने इतना बताया, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, वायरस क्या होता है। इंटरनेट यूज करें कि नहीं यूज करें, मतलब आपके मन में यह भी होगा कि मैं इंटरनेट को पूरा छोड़ के ही चले जाऊं, आज के बाद मैं सिंपल नोकिया फोन लूंगा। ऐसा भी होगा ना किसी के पास, कोई डर भी जाता है। डरने की बात नहीं है, आपके पास गारंटी देती है इंटरनेट 3 चीजों की, CIA की, CI प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं। ये गारंटी एक टाइप की होती है। अब इसमें क्या होता है? पहला होता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ यूजर कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। विदाउट द परमिशन ऑफ ए यूजर, यूजर की परमिशन के बिना आपके डेटा को एक्सेस कोई कर नहीं सकता। आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, और देखना यहां पे एक सिंपल एग्जांपल मैंने पैन कार्ड की क्यों दी। आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, मगर आपने इंफॉर्मेशन क्या दी? अपने आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। पैन कार्ड जब आपका पहुंचता है, उसमें देखना पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। अब आप बोलोगे किसी बंदे ने हमारा डेटा एक्सेस तो कर लिया है, फिर कॉन्फिडेंशियली कैसे रही हमारे पास? हमारी जो प्राइवेसी थी वो बची कैसे? वो बची है, पैन कार्ड इस बंदे का आ रहा है, मैंने पैन कार्ड चुरा लिया, मुझे इसका पैन कार्ड चाहिए था, मैंने पैन कार्ड चुरा लिया, बट मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। और पैन कार्ड पे पहले ही होता है क्या? वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है ना, तो उस पे होता है कि मेंशन यूर डेट ऑफ बर्थ, तभी पासवर्ड वो PDF ऑन होगी। तो मुझे इसकी DOB का पता ही नहीं, तो मैं उसको रीड नहीं कर पाऊंगा। यही होता है कि ये बोलता है कि आपके डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर एक्सेस कर भी लिया है तो पढ़ और समझ नहीं सकता है। अब कोई बंदा इतना हाई लेवल का होगा जो जिसको इसका पास ये DOB भी पता होगी, ले भी लिया, ठीक है, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, सब कुछ हो गया है ना, पहली स्टेज उसने पास कर दी, तो दूसरी स्टेज में फंस जाता है। दूसरी स्टेज का मतलब होता है नो मॉडिफिकेशन इन डेटा। इंटरनेट बोलती है चलो पहला काम हो गया, अगर किसी ने एक्सेस कर लिया ठीक है, फिर दूसरा हम स्टेप सामने क्या रखते हैं कि वो पढ़ भी नहीं सकेगा और समझ भी नहीं सकेगा। समझ आई कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन अगर ये भी क्रॉस होगी, इस स्टेज में बोल रहा है कि मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, उस डेटा में कोई भी चेंज नहीं ला पाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे हाँ चेंज ले आई, अब चेंज को कैसे रोकेंगे? इंटरनेट बोलती है बेटा उसके लिए भी एक मेथड है जिसको बोलते हैं हैश चेक। क्या बोलते हैं? हैश चेक। ये नाम सुना होगा, हैश चेक क्या होता है? नहीं सुना है? फर्स्ट टाइम सुना है? हैश चेक जो होता है, जरा उसकी एग्जांपल मैं दूंगा, सिंपली एक एग्जांपल दूंगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह, इनका जो काम होता है ये कोड में बात करते हैं, ठीक है, ये किसी आम इंसान को पता नहीं होता है, ठीक है। तो उस वक्त हैश चेक का यूज हुआ करता था उस जमाने में, और वो आज तक चल रहा है। हैश चेक क्या होता है कि पहले जमाने में अगर किसी को कोड में कुछ बोलना होता था तो रुपए, आपने फिल्में भी देखी होंगी, 1 रुपए को काट दिया जाता है, एक पार्ट इसको दिया जाता है, 1 रुपए का दूसरा पार्ट इसको दिया जाता है। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो ये इस पार्ट को मिलाता है, ये इस पार्ट को मिलाता है, उसी को बोलते हैं हैश चेक। क्या बोलते हैं? अब एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है इस बंदे का नाम साकिब अहमद खटाना, ठीक है, और लिखा हुआ है कि ये हारी गनीमत में रहता है। समझ आ रही है? ये मेरे पास डेटा है, वो डेटा गलती से क्या इन लोगों ने चुरा लिया है, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर ली है, हारी गनीमत की जगह लिख लिया है कंगन। समझ आ रही है ना? तो अब जब ये डाटा मेरे पास पहुंचेगा और मेरे पास अगला भी इसका डाटा मौजूद है, दोनों को मैं मिलाऊंगा, एक पे लिखा है हारी गनीमत, एक पे लिखा है कंगन, तो मैं सीधा समझ जाऊंगा कि डेटा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी मेथड को बोलते हैं हैश चेक। अब इंटरनेट आपको कितना गारंटी दे रही है? पहली बोलती है कि सिवाय तुम्हारे कोई डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, अगर कर लिया उसके बाद बोलता है कि समझ नहीं पाएगा आपके डाटा को और
पढ़ भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम पासवर्ड प्रोटेक्ट करके देंगे। मेथड कौन सा है पासवर्ड प्रोटेक्ट करने का? मेथड क्या होता है? इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन यानी कि इनक्रिप्ट करके देते हैं डाटा को। इनक्रिप्शन जो करते हैं ना, उसमें पीडीएफ जो आप आधार कार्ड डाउनलोड कर लो, जब तक आप आधार कार्ड पे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालोगे ना, तो वो पीडीएफ ऑन, यानी कि वो डाटा क्या है? इनक्रिप्टेड डाटा है। तो इनक्रिप्शन मेथड से ये इस चीज को सिक्योर बना देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेज होगी क्रॉस, किसमें पहुंच गए? इंटीग्रिटी में। इसमें क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, डेटा को चेंज। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी आपके पास एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हैश चेक। क्या बोलते हैं? हैश चेक। अब होता है लास्ट वन ऑप्शन 24 आवर्स अवेलेबिलिटी, यानी कि ये बोलता है यूजर को कि डेटा जो है ना, डेटा 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। अब कैसे? कभी आपने सोचा कि गूगल अगर 1 मिनट के लिए बंद हो जाता है ना, तो इतना लॉस उसको होगा कि आप सोच तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। इसके पीछे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जो ये काम करते हैं कि जो डेटा 24 घंटे अवेलेबल रखते हैं हमारे पास। अब कभी कभार डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, हमें कैसे पता चलेगा? बस ऐसे समझ लो, सिंपल एग्जांपल में, जो वो लोडिंग होती है, आप किसी एक साइट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको शॉपिंग करनी है, शॉपिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप Myntra पे चले गए, कुछ सर्च किया, वो गोल गोल घूमने लगा, यानी कि उसने ये वाला काम पूरा नहीं किया। 24 घंटे डाटा अवेलेबल आपके लिए नहीं रखा, तो आप क्या करोगे? वेरी गुड, दूसरी ऐप में चले जाओगे। तो Myntra से जहां आप 400 रुपए की कोई चीज ले रहे थे ना, तो Myntra को 400 का क्या हो गया? तो इसलिए बोल रहा है कि 24 घंटे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। समझ आई? अब इसमें 24 घंटे कभी कभी अवेलेबिलिटी नहीं होती है ड्यू टू सम रीजंस। क्या रीजंस होती है? सबसे पहले हो जाता है वायरस अटैक, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? फ्लड फॉर एग्जांपल आ गया, या सर्वर डाउन हो गया, या सर्वर डाउन हो गया। अब ये चलो, आप वायरस अटैक तो समझ गए, पहले भी अभी तक क्लास में वायरस सी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कभी कभार वायरस अटैक हो जाता है तो आपके पास क्या होता है? डाटा अवेलेबल नहीं होता है। फ्लड फॉर एग्जांपल, आपका जहां सर्वर है, जहां से आपको डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां पे क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है। उस वक्त भी आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। तीसरी कंडीशन क्या है? सर्वर डाउन। अब ये सर्वर डाउन की एक सिंपल एग्जांपल दो। मैट्रिक के रिजल्ट निकलते हैं, सारे लोग क्या करते हैं? रिजल्ट चेक करते हैं, बट सबको रिजल्ट जल्दी मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि उस एक सर्वर पे बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं एक सर्वर को। पहले तो जेके बॉस के सर्वर को कोई पूछता ही नहीं है, वो बेचारा बोलता है आओ कोई एडमिशन करो, कुछ करो, बट उसको पूछता कोई भी नहीं है। जैसे ही रिजल्ट निकलता है ना, सारे आ जाते हैं। एक प्रोवाइड करने वाला सर्वर एक है जेकेबीओएस का, ये भी यूजर है, ये भी यूजर है, सारे लॉगिन कर रहे हैं। वो खुद कंफ्यूज हो रहा है, भाई आज मेरी मुझसे क्या गलती होगी, ये इतने सारे मुझे क्यों यूज कर रहे हैं? तो इस वजह से जब लोड उस पर ज्यादा पड़ेगा ना, सर्वर डाउन हो जाएगा। इस वजह से भी 24 घंटे डाटा अवेलेबल नहीं रहेगा। मगर इंटरनेट आपको देती है क्या? गारंटी देती है कि डेटा 24 घंटे मतलब 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। अगर कभी अवेलेबल नहीं होता है ना, तो वो उसी साइड को नुकसान होता है, उसी जगह को नुकसान होता है। समझ आ रही है? जैसे मैंने अभी आपको शॉपिंग की एग्जांपल दी, यही होता है अवेलेबिलिटी। अब CIA समझ आ गई? खत्म? किसी को कोई डाउट? उसके बाद लास्ट वन, AAA कंसेप्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है AAA कंसेप्ट। लास्ट वन टॉपिक है जो आज का, AAA कंसेप्ट, ठीक है। अब ये क्या है? सबसे पहले पहला जो A होता है ऑथेंटिकेशन। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? ऑथराइजेशन। तीसरा क्या होता है? अकाउंटिंग। यानी कि AAA कंसेप्ट इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में AAA का कंसेप्ट होता क्या है, पहले ये समझो, ठीक है। गारंटी तो आपको मिल गई, आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल है, इसको कोई चुरा नहीं सकता है, इंटीग्रिटी है, मॉडिफिकेशन कोई कर नहीं सकता है, और तीसरा क्या बोला? 24 घंटे अवेलेबल रहेगा।
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहली वाली स्टेज में आपकी वेरिफिकेशन होती है। क्या होती है इसमें? वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, सबसे पहले आपको वेरीफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वेरीफाई कि आप कौन हो, कहाँ के हो, क्या कर रहे हो। समझ आ रही है? आपकी ईमेल आईडी ठीक है या नहीं है। फेसबुक पे या आप देख लो ट्विटर पे बहुत सारे लोगों को नीला सा टिक लगा रहता है ना। इसका मतलब क्या होता है? वो हाई स्टेट्स के लोग होते हैं। नीला सा ब्लू टिक लगा रहता है, हाई स्टेट्स के लोग हैं। यही पहली स्टेज में देखा जाता है। अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, गारंटी तो दे दी इंटरनेट ने। क्या गारंटी दी? CIA। लेकिन अब आप इंटरनेट का अब यूज कर रहे हो तो इंटरनेट आपसे ऐसे यूज करने नहीं देगी। पहले आपको स्टेज क्रॉस करनी होगी। पहले स्टेज में होगी वेरिफिकेशन, यानी कि आप कौन हो, आपकी ईमेल आईडी, ये कोई बंदा सही वाला यूज कर रहा है या नहीं। आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा। आप कहाँ के हो, क्योंकि आपने लॉगिन डिटेल सारी डाली होंगी, सब चेक किया जाएगा। जब आप इस स्टेज से क्वालिफाई कर गए तब आप किस में पहुंचते हो? ऑथराइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें आपको देखा जाता है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज देने हैं यूज करने के लिए। समझ आ रही है? इंटरनेट के लिए कि आप यूज करो, रिसोर्सेज फॉर यूज विद इन ए लिमिट। एक लिमिट में दिया जाता है। आपकी स्टेटस को देख के, जितना आपका अकाउंट बड़ा है, जितना आपका स्टेटस है, उतने ही डेटा को आप ले सकते हो, उतने ही रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हो। आप किसी जगह जाते हो, आप वहां पे टिकट भरते हो, मतलब आपको कुछ खेलना है झूला वगैरह, तो आपको उतना ही पैसा होगा, उतना ही टाइम दिया जाएगा जितना आपने पैसा दिया है। तो वही होता है कि वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद उतना ही रिसोर्सेज आपको इंटरनेट के प्रोवाइड किए जाएंगे जितनी आपका स्टेटस है, जितने आप हो। इसीलिए आप इंटरनेट पे यूज करते करते कभी कभार किसी ऐसी साइट पे पहुंच जाते हो जहां पे आगे लिखा होता है। क्यों होता है लिखा हुआ ऐसा? क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इस जगह इस साइट को इंटरफेयर मत करो। ये होती है दूसरी प्रोसेस जिसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है। अब ऑथराइजेशन होगी। तीसरा होता है अकाउंटिंग। इसमें क्या किया जाता है? इसमें ये काम करता है सीसीटीवी कैमरे की तरह। ये आपको क्या करता है? वॉच करता है। क्या करता है? लाइक सीसीटीवी वॉच करता है, सीसीटीवी की तरह आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि आप क्या क्या यूज कर रहे हो, क्या क्या ले रहे हो, कोई गलत चीज तो नहीं ले रहे हो। ये होती है AAA का कंसेप्ट। सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अब पहले में क्या किया जाता है? वेरिफिकेशन, यानी कि यूजर कौन है, लॉगिन आईडी क्या है, स्टेटस देखा जाता है। दूसरे में फिर आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं एज पर यूर लिमिट्स, जितना आपका स्टेटस है। और थर्ड वन में वॉच किया जाता है कि आप देख क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, यूज क्या कर रहे हो। आप समझ आ गई? अब बस एक डाउट था कि हम वायरस वगैरह से कैसे बचें, तो वो भी क्लियर हो गया कि एंटीवायरस और एंटी माल वायरस से आप यूज कर सकते हो। अगर हाई लेवल की सिक्योरिटी है तो फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक इतना काफी है आपके लिए।